गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिप हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए फर्स्ट ईयर जो आपका फाउंडेशन कोर्स का हिंदी का पेपर है फर्स्ट, उसका वीडियो लेकर आई हूँ। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सिलेबस में 3 यूनिट है और उसके अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक हैं ये बताऊंगी मैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय है। उसके बाद उनकी मातृभूमि कविता है। प्रेमचंद जी का है सेकंड टॉपिक, उनका परिचय है और उनकी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। इसके बाद थर्ड टॉपिक आपका है व्यंग, शरद जोशी का है जो जीप पर सवार इल्लियाँ। इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट आती है, उसमें वैचारिक भाषाओं में राम पहला टॉपिक है आपका। दूसरा टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ परिचय, उत्साह भाव मूलक निबंध। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका रामधारी सिंह दिनकर परिचय पाठ, भारत एक है संस्कृति। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट आती है। थर्ड यूनिट में 3 टॉपिक है। उसमें सबसे पहले है आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये व्याकरण के अंतर्गत है। इसके बाद दूसरे टॉपिक में आपकी संधि और उसके प्रकार हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है आपका बीज शब्द, धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण। तो हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय है वो मैं आपको बताऊंगी। नाम इनका जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। जन्म तिथि जो इनकी है 3 अगस्त 1886। इनका जो जन्म स्थान है वो चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 में हुई थी और मृत्यु का स्थान जो था वो झांसी उत्तर प्रदेश भारत में। ठीक है, इनकी आयु जो थी मृत्यु के समय 78 वर्ष। इसके बाद इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो भारतीयता थी। उसके बाद इनका जो राष्ट्रीयता जो थी इनकी भारतीय थे। ये व्यवसाय जो थे इनका नाटककार, कवि, राजनेता और अनुवादक थे ये। इसके बाद इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ये अपनी रचना जो है वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा में करते थे। शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो चिरगांव मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी में प्राप्त की थी इन्होंने। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई गुप्ता और भाई का नाम सिया रामचरण गुप्ता। पत्नी का नाम श्रीमती सरजू देवी, बच्चे का नाम उर्मिल चरण गुप्ता और प्रेरणा स्रोत जो थे इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के ही कवि कहलाते हैं। उल्लेखनीय इनका पुरस्कार जो है वो 1954 में पद्म भूषण, डीलिट की उपाधि, साहित्य वाचस्पति, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। इसके बाद इनकी जो रचनाएं थी मुख्य वो आधुनिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे ये आधुनिक काल के, और इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई। अनुदित मतलब जो इन्होंने अनुवाद किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। पहली जो है वो भारत भारती है। इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं हैं। दूसरा जो है इनका यशोधरा है। यशोधरा इनकी रचना है। इसमें गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। इसके बाद तीसरा जो है इनकी रचना वो है साकेत। इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन किया गया है। फिर चौथी जो है इनकी वो है पंचवटी। इसमें सीता, राम और लक्ष्मण के आदर्श चरित्र का चित्रण है। इसके अतिरिक्त जयद्रथवध, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, अनग, झनकार, नहुष, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगलघट, कुणाल, गीत तथा मेघनाथ वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। इनकी प्रमुख
मौलिक काव्य रचनाएं जो हैं वो साकेत, यह उत्कृष्ट महाकाव्य भी है जो रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। भारत भारती जो है इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया है। और यशोधरा जो है इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, इसमें जो है हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित की है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार है: रंग में भंग, जयदत्त व्रत, किसान, पंचवटी, हिंदू, सौनिंद्री, सिद्धराज, नहुष, हिडिंबा, त्रिपथगा, काबा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजीत आदि। अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद ये जो कविता है मातृभूमि, इसमें मातृभूमि कविता में कवि ने इस धरा को, प्रकृति को चारों तरफ हरियाली और फूलों से सुशोभित है, औषधियों से सुशोभित है। इसी की रज में जो है हम पले बड़े हुए हैं और इसी में हमको आखिरी में मिल जाना है। इस कविता में ये आपको बताया गया है। तो सब इससे संबंधित मैं आपको कुछ विकल्प बताऊंगी। जो पहला विकल्प है आपका कि मातृभूमि कविता, मतलब इसके रचनाकार कौन हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आनंद बख्शी, कुंवर नारायण, मैथिली शरण गुप्त और जगदीश गुप्त। तो इस कविता के रचनाकार जो हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला आपका आता है कि रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो पहला है नदी, दूसरा समुद्र, तीसरा तालाब, चौथा नाला। तो इसका जो सही आंसर होएगा वो समुद्र। इसके बाद अगला आपका आता है कि मातृभूमि किस युग की कविता है। तो मातृभूमि जो है वो, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं: द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये द्विवेदी युग के कवि थे, तो इनकी रचना जो है वो द्विवेदी युग की है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है धूली का समानार्थी शब्द कवितांश से ढूंढें। तो धूली, इसके लिए 3 विकल्प जो है वो सनी, बनी और मिली। तो धूली मतलब सनी हुई, इसका सही उत्तर जो होगा वो सनी। इसके बाद अगला आता है आपका यशोधरा महाकाव्य के रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या आएगा? मैथिली शरण गुप्त। ये मैंने आपको इसके जो है कुछ विकल्प बताए हैं। और आगे जो मैंने आपको इनका जीवन परिचय बताया है, इससे संबंधित भी आपको जो है विकल्प पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इनका जन्म स्थान, या इनकी मृत्यु, या इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, या इनका जन्म कहाँ हुआ है, और उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनकी रचनाओं से संबंधित ऐसे विकल्प आपको और भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिव हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ एफसी का। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, तो इसमें हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो था वो हम उनको मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो नाम था बचपन का वो धनपत राय श्रीवास्तव था। और इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था, राष्ट्रीयता हिंदुस्तानी थे ये। इनका जन्म स्थान जो था वो जिला वाराणसी, लमही ग्राम, उत्तर प्रदेश का है। और इनका व्यवसाय क्या था? अध्यापक, लेखक, पत्रकार। और इनका अवधि काल जो था वो ये आधुनिक काल के लेखक कहलाते हैं। संपादन माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मानसरोवर, संग्राम, कुछ विचार, निर्मला आदि। और
इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, गबन है और कहानियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है। इसके बाद इनका निधन जो था वो 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ये मात्र 56 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद निदान स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। एक मर्मस्पर्शी कहानी का नाम इनका मंत्र था। इसके बाद अगले हम देखते हैं कि इनके जो आपके सिलेबस में जो इनकी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उसका जो सारांश है वो मैं आपको बताऊंगी। शतरंज के खिलाड़ी जो है कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित राजनीतिक कहानी है। कहानीकार ने प्रस्तुत कहानी में उन अनेक कारणों में से एक विशिष्ट कारण की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो भारत में पराधीनता की जड़ों को मजबूत करता था। यही विशिष्ट कारण था शतरंज का खेल आलोच्य कहानी में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि शतरंज की बिसात पर बैठे शतरंज के नशे में चूर खिलाड़ी किस प्रकार देश की स्वाधीनता को दांव पर लगा रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी अवध साम्राज्य के प्रसिद्ध नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। उस समय अवध की राजधानी लखनऊ थी। लेखक के अनुसार उस समय लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीर को पैसे मिलते तो वे भी रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदिरा पीते थे। इसके बाद इसके कुछ सही विकल्प हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है केदारनाथ। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन जो है आपका शतरंज के खिलाड़ी इस कहानी में मुख्य पात्र, मतलब जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है इसके मुख्य पात्र विश्वनाथ का क्या पेशा था? तो चाय वाला, जज, राजा, अधिकारी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वो क्या थे? अधिकारी थे। इसके बाद अगला है शतरंज के खिलाड़ी किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसकी रचना उन्होंने उर्दू में की थी। अगला आपका है इस कहानी में विश्वनाथ किस शहर में रहते थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका आंसर है कोलकाता। अगला है आपका इस कहानी में 2 शतरंज खिलाड़ियों का नाम क्या था जो शतरंज खेला करते थे पूरे टाइम, जिनको मैंने जैसा कि आपको कहानी में बताया जिनको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने खेल में लगे हुए रहते थे। दिन रात उनका एक ही काम था कि वो शतरंज खेलते थे। तो इसमें इस कहानी में जो 2 खिलाड़ी थे उनका नाम क्या था? मिर्जा साहेब और सदाब, मुंशी जीवन राम और लाला बाबू। तीसरा ऑप्शन है सैयद सज्जाद और लाला रामनाथ। चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी और रघुनाथ श्रीवास्तव। तो इसके जो शतरंज के जो खिलाड़ी थे मेन वो क्या कौन थे? मिर्जा साहिब और सदाब। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी आप जो है इस कहानी से संबंधित आपको जो विकल्प पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनका जन्म कब हुआ है, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनका जो अधूरा
एक अधूरी जो कहानी थी वो मंगलसूत्र थी। इस टाइप के और विकल्प भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको कहाँ कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इन्होंने कितनी कहानियों की रचना की है, ये सारी चीज़ें आप इसकी भी तैयारी अलग से आप कर लेना। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काश्यप हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का आपका जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, शरद जोशी का व्यंग है जीप पर सवार इल्लियां। तो इसमें हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुगरमुट्टे नामक मोहल्ले में एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक स्थापित और सम्मानित व्यंग्यकार थे। उनके बचपन का नाम बच्चू था। एक ऐसे दौर में जब देश में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, एक अन्य धर्म की स्त्री से प्रेम और फिर विवाह कर उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र विचार और निर्भीकता का अदम्य परिचय दिया। जोशी जी ने सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर अपने व्यंग रचनाओं के माध्यम से गहरी चोट की। कई फिल्मों और टेलीफिल्म्स के लिए रचनाएं की और संवाद का भी लेखन किया। इन्होंने एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। ठीक है, इसके बाद इनका लेखक का नाम जो है वो शरद जोशी है। इनकी जन्म तिथि जो है वो 21 मई 1931। इनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी, माता का नाम शांति जोशी, पत्नी का नाम इरफाना और इनकी मृत्यु तिथि जो है वो 5 सितंबर 1991। इन्होंने जो व्यंग लिखे हैं उनका संग्रह देखेंगे हम, शरद जोशी के व्यंग संग्रह। तो सबसे पहले परिक्रमा 1988 में लिखा था इन्होंने, जीप पर सवार इल्लियां 1971, किसी बहाने 1971, रहा किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1978, पिछले दिनों 1979, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1980, यथासंभव 1984, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1987, जादू की सरकार 1993, यत्र तत्र सर्वत्र ये इन्होंने 2000 में लिखा। इसके बाद नावक के तीर भी इनकी रचना थी। मुद्रिका रहस्य 1992, यथासंभव 2008, राग भोपाली 2009। इनके फिल्म लेखन जो है वो क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधुली, दिल है कि मानता नहीं, उत्सव, ये इनके फिल्म लेखन है। दूरदर्शन धारावाहिक का लेखन जो इन्होंने किया वो थे ये जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्यालों में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। संपादन कार्य इनका रहा दैनिक मध्य प्रदेश भोपाल, नवलेखन मासिक भोपाल, हिंदी एक्सप्रेस बंबई। शरद जोशी की उपलब्धियां जो है वो सम्मान, शरद जोशी जी को वर्ष 1983 में चक्कल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला था और कौन से सन में मिला था। ये विकल्प में भी पूछा जा सकता है। वर्ष 1990 में जोशी जी को भारत के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये भी देख लेना, 1990 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। काका हाथरसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और इंदौर की मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उन्हें सारस्वत मार्तंड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 25 वर्षों तक कवि सम्मेलन के मंचों में गद्य पाठ किया। अब हम इनका जो जीप पर सवार इल्लियां आपके सिलेबस में इनका जो व्यंग है उसका सारांश देखेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो याद रखिएगा, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है। इनकी रचनाएं
ये आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। तो हम इनका सारांश देखते हैं अब। जीप पर सवार इल्लियां एक ऐसा व्यंग्य संग्रह है जिसकी प्रत्येक रचना में शरद जोशी की पैनी दृष्टि किसी न किसी विसंगति का मार्मिक उद्घाटन करती है और रेखांकित करती है कि शरद जोशी की व्यंग्य दृष्टि का कहीं कोई जोड़ नहीं है। वस्तुतः संग्रह की रचनाएं यह बताने के लिए काफी है कि शरद जोशी सतत जागरूक अपने परिवेश पर ही नहीं अपितु जीवन और समाज की हर छोटी से छोटी घटना पर टिकी रहती थी, जिसके कारण इस संग्रह की रचनाओं में धर्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण और ऐसा ही बहुत कुछ समाया हुआ है। चकित करता हुआ, चौंकाता हुआ, चुटकी काटता हुआ या गुदगुदाता हुआ, कम शब्दों में कहें तो शरद जोशी की यह कृति जीप पर सवार इल्लियां व्यंग्य विधा की कठिन चुनौतियों को पूरा करती है और व्यंग्य के निकष पर खरा उतरती है। उनके व्यंग्य भ्रष्ट नेताओं की कलई खोलने वाले तो हैं ही, सामाजिक जीवन और लोकतंत्र की रखवाली भी करते हैं और उनकी व्यंग्य दृष्टि इतनी पैनी है कि कोई भी विसंगति उससे बिंधे बिना नहीं रह पाती। ये व्यंग्य उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए लिखा है और हमारे देश की राजनीतिक स्थिति पर व्यंग्य किया है। ठीक है, इसके बाद हम इनके कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन चुनना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? ईला को, इल्ली को, नष्टार्थी देवी को, कृषि विभाग की गोष्ठी को। तो उत्तर इसका क्या आएगा? ईला को। अगला आपका एमसीक्यू है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। किसने कहा? किसान ने, छोटे अफसर ने, बड़े अफसर ने या लेखक ने? तो इसका सही आंसर है बड़े अफसर ने। अगला है पब्लिसिटी शब्द किस भाषा से संबंधित है? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। अगला है आपका सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सौ, ज्ञा या दोनों? तो इसका सही आंसर है सौ, सौभाग्य। तो उपसर्ग क्या है? सौ। अगला क्वेश्चन है आपका 6 प्रश्नों के अखबार की कीमत कितनी थी? इस जो व्यंग्य है उसमें बताया गया है कि 6 प्रश्नों के अखबार की कीमत कितनी थी। तो ये आपको बताना है कि 40 पैसे थी या 75 पैसे थी, 10 पैसे थी या 50 पैसे थी। तो 6 प्रश्नों के अखबार की कीमत जो थी वो 10 पैसे थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को इतने दिनों से जो टॉपिक करा रही थी वो हमारी फर्स्ट यूनिट से थे। हमने पहली यूनिट में देखा था मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और मातृभूमि कविता से कुछ उनके सही विकल्प। इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जो था वो देखा प्रेमचंद का परिचय और शतरंज के खिलाड़ी उनकी जो कहानी थी उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे सही विकल्प वो देखे। इसके बाद हमने तीसरा टॉपिक जो हमारा देखा व्यंग्य था शरद जोशी का, उनका जीवन परिचय और जीप पर सवार इल्लियां जो उनका टॉपिक था उससे सही विकल्प देखे। ठीक है, अब हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है आज से। तो सेकेंड यूनिट का आपका पहला टॉपिक जो है वो वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। तो इसमें क्या है, कोई कवि या रचनाकार का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये टॉपिक आपका है कि भारतीय भाषाओं में राम। तो इसको हम आज देखेंगे कि राम भारत की सबसे प्रसिद्ध और पूज्य व्यक्तित्व जो है उनमें से एक हैं। उन्हें हिंदू धर्म के महानायक और भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है। राम का नाम भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास में बहुत ऊंची महत्वता
लिए हुए हैं। राम के नाम को लेकर बहुत सारी कहानियाँ और उनके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं, उन्होंने सदाचार, नैतिकता और धर्म के महत्व को दर्शाया। उनके चरित्र ने भारतीय संस्कृति में एक महान आदर्श के रूप में उनकी संस्कृति में एक महान आदर्श के रूप में स्थापित हुआ है हमारे भारत में। इसके बाद भारत के अलावा, मतलब हमारे देश के अलावा भी राम का नाम नेपाल, इंडोनेशिया और फिजी, अन्य कुछ देशों में भी महत्वपूर्ण है। वहाँ भी उन्हें धार्मिक आदर्श के रूप में माना जाता है और उनकी कहानियाँ और जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम को समर्पित किया जाता है। मतलब उनकी कहानियाँ, कथा जो है वो हमारे देश के अलावा भी बहुत से देशों में सुनाई और पढ़ी जाती है, इनका वाचन किया जाता है। और उसके बाद ये जो हमारी रामचरितमानस है, वो ग्रंथ जो है हमारा, उसकी रचना भी वाल्मीकि जी के बाद भी बहुत से जो है लोगों ने इसकी रचना अलग अलग भाषाओं में की है। इसकी जो हमारी रामायण की रचना जो है वो सबसे पहले किसने की थी, जो है संस्कृत में वाल्मीकि जी ने की थी। और उसके बाद रामचरितमानस की रचना जो है वो किसने की थी, तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारे भगवान राम जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश से थे और रघुवंश से संबंधित थे। इन्होंने बहुत सारे जो है राक्षसों को मार कर और अपना जो है हमारे धर्म का प्रचार प्रसार किया था और वो हमारे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा रामायण में और पढ़ी भी होगी अगर किसी ने रामायण, कि इन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार भी किया है और हमारे धर्म में इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये रघुवंश से संबंधित थे। ठीक है। इनके पिता का नाम राजा दशरथ था, माता का नाम रानी कौशल्या था। इसके बाद अब हम इनसे संबंधित जो है कुछ सही विकल्प देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्तित्व के साथ कौन सा अवतार है? तो भारतीय मूल के व्यक्तित्व मतलब कौन? राम के साथ कौन सा एक और अवतार था जो बहुत प्रचलित हुआ है ना, और उनके साथ हमेशा रहे? तो वो थे, कौन थे? भगवान शिव थे क्या? हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी थे, अगस्त्य महर्षि थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? हनुमान जी थे। भारतीय मूल के व्यक्तित्व राम के साथ कौन सा एक और अवतार था? तो वो थे हनुमान जी। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, राम ने कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रावण को मार दिया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, वायु शक्ति, आग शक्ति, जल शक्ति, ब्रह्मास्त्र शक्ति। तो राम भगवान ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का वध किया था। अगला जो है आपका वो है रामायण के लेखक कौन हैं? तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। रामायण के जो लेखक हैं वो कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनमें से रामायण की रचना जिन्होंने की थी वो कौन थे? वाल्मीकि जी थे। ठीक है। इसके बाद है अगला, राम ने अपनी पत्नी सीता को किस राक्षस से बचाया था? 4 ऑप्शन है, रावण, खर, दूषण, महिषासुर। तो भगवान राम ने अपनी पत्नी को महिषासुर से बचाया था। अगला है आपका, राम ने किस समय लंका वापस ली? रावण की मृत्यु के बाद, सीता का हरण होने के बाद, अयोध्या लौटने के बाद, लंका में होने के बाद। तो राम भगवान ने रावण की मृत्यु के बाद जो है वो लंका वापस ली थी। ठीक है। ये आप, इसके बाद अगला जो है, राम ने इनमें से कौन सा भारतीय भाषा में लिखा महाकाव्य नहीं है? तो हमको ये बताना है कि महाकाव्य जो है वो नहीं है। तो रामचरितमानस,
महाकाव्य है। रघुवंश संस्कृत, रघुवंशम जो है वो संस्कृत में इसकी रचना की गई है, ये भी है। रामायण गिरधर, ये भी है। आर्ष रामायण, आर्ष रामायण वाल्मीकि की जो संस्कृत में लिखी गई ये भी है, और रामायण गिरधर जो है वो गुजराती में लिखी गई है, ये महाकाव्य में नहीं आती है। इसके बाद अगला जो है आपका 8वां, किसकी मान्यता है कि राम कथा का कोई सीमांत नहीं है? मतलब कि राम की जो कथा है उसका कोई अंत नहीं है, ये किसकी मान्यता है? तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री राम किंकर महाराज, श्री R.N. वैद्य, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये किसकी मान्यता है? गोस्वामी तुलसीदास। अगला जो आपका है, रामायण को किस काव्य के रूप में रखा गया है? चंपू काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा महाकाव्य। 10वां जो आपका विकल्प है, उत्तर भारत की जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय राम कथा है? रामचंद्रिका, रघुवंश, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। तो उत्तर भारत की जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, ये हमने इससे संबंधित जो है आपके 10 ऑब्जेक्टिव मतलब सही विकल्प देखे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान राम के बारे में हैं, वो भी आप एक बार रीड कर लेना। सही विकल्प में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ MCQs बताए हैं, आप देख लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक जो है आपकी सेकेंड यूनिट का, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह निबंध। वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा उसकी रचना की गई है, और हम उसी को फॉलो करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये बहुत बड़े आलोचनात्मक रचयिता थे, और इन्होंने बहुत प्रसिद्ध चिंतामणि की रचनाएं भी की है। चिंतामणि जो है, ये उत्साह निबंध जो है वो चिंतामणि से ही लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। इनका नाम जो था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है बस्ती जिले के आगोना ग्राम में हुआ था। पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। इन्होंने शिक्षा जो है वो MA इंटरमीडिएट की थी। आजीविका इनकी अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक। इनकी मृत्यु जो है वो सन 1941 ईस्वी में हुई थी। लेखन विद्या, तो इनकी लेखन विद्या के अंतर्गत आलोचना की है इन्होंने, निबंध लिखे हैं, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास लिखा है आदि। ठीक है, भाषा इनकी शुद्ध और साहित्यिक थी, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का उपयोग ये करते थे। शैली इनकी वर्णात्मक थी, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक तथा हास्य और व्यंग्यात्मक। साहित्य में पहचान इनकी जो है वो निबंधकार और अनुवादक। अनुवादक किसे कहते हैं? जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। ठीक है, इन्होंने वो कार्य भी किया था। आलोचक और संपादक। साहित्य में स्थान इनका था। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी वो देख लीजिएगा, जन्म स्थान जो है वो देख लीजिएगा। इसके बाद इनको साहित्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता था? तो आलोचना का सम्राट कहा जाता था। इस टाइप का जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो है रामचंद्र शुक्ल का हम देखेंगे। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय जो थे ये भी रचनाकार थे, इनके अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इन्होंने शिक्षा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक बार फिर से
बता रही हूँ, आते हैं इंटरमीडिएट में आते हैं, इनकी पढ़ाई छूट गई थी, ये सरकारी नौकरी करने लगे थे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी का लेखन कार्य शुभारंभ जो है कविता से उन्होंने किया था, शुरुआत लिखने की। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। इनकी जीवनी के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन जो है वो कब हुआ था? 1941 में। रचनाएं जो है वो इनकी शुक्ल जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये। इनकी रचनाएं निम्नांकित है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था चिंतामणि, ठीक है। इनका निबंध जो है वो चिंतामणि, 2 भाग, विचार विधि, आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं की है इन्होंने। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने आपको बताया इन्होंने लिखा है। संपादन, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर, गीत सार, आनंद कादम्बिनी। काव्य रचनाएं, अभिमन्युवध, 11 वर्ष का समय। प्रमुख कृतियां जो है इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसके बाद हम इनसे संबंधित विकल्प देखेंगे तो निम्नलिखित में से निबंध में किस चीज का महत्व वर्णित किया गया है? जो उत्साह निबंध है ना अपना, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से किसका, इसमें उत्साह निबंध में जो लेखक है उन्होंने किस चीज का महत्व बताया है? अनुशासन, उत्साह, धैर्य, मेहनत। तो उत्साह का बताया है। इसके बाद जो है अगला आपका ऑब्जेक्टिव है, निबंध के अनुसार उत्साह हमें क्या करने की शक्ति देता है? जीवन में सबसे निचले स्तर तक पहुंचने की शक्ति देता है। दूसरा ऑप्शन है जीवन में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने की शक्ति देता है। तीसरा ऑप्शन है जीवन में स्थिर रहने की शक्ति देता है। और चौथा जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा जीवन में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की शक्ति देता है। इसके बाद अगला जो है आपका निबंध में उत्साह हमें किस चीज के प्रति परिचय कराता है? नई चुनौतियों के प्रति, नए खोज और संभावनाओं के प्रति, नए सीमाओं के प्रति, नई भय के प्रति। तो इसका ऑप्शन आएगा, उत्तर में जो आएगा वो ऑप्शन है नए खोज और संभावनाओं के प्रति। अगला है इसका, निबंध के अनुसार उत्साह हमें क्या प्रदान करता है? जीवन में असफल होने की शक्ति, जीवन में हार मानने की शक्ति और जीवन में सफलता हासिल करने की शक्ति, जीवन में आलस्य होने की शक्ति। तो इसका सही उत्तर जो है वो आएगा जीवन में सफलता हासिल करने की शक्ति। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो, जैसे शुक्ल जी का जो है जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, इनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, इसके बारे में आप देख लें। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्साह निबंध का सारांश। तो उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उच्च कोटि का निबंध है, जिसमें उत्साह की अभिव्यक्ति, उसके भेद एवं उसके संपूर्ण स्वरूप की सूक्ष्म विवेचना बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई है। लेखक ने उत्साह निबंध में उत्साह व साहस के सूक्ष्म भेद को बड़ी ही कुशलता से विभाजित किया है, करने का प्रयास किया है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वहां वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। उत्साह में हमें
उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति, कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह होता है। ठीक है, ये उत्साह आपका निबंध उसका सारांश था। अब आप लोग इससे संबंधित और भी विकल्प पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड का आपका जो टॉपिक है रामाधारी सिंह दिनकर का परिचय और भारत एक है संस्कृति, ये देखेंगे। कल हमने उत्साह निबंध देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक था। ये सेकंड टॉपिक है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला सेकंड टॉपिक है। अब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे रामाधारी सिंह दिनकर का पाठ परिचय भारत एक है संस्कृति। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका उपनाम जो था, इनका पूरा नाम रामाधारी सिंह दिनकर था और इनको दिनकर के नाम से जाना जाता था। और इनका पूरा नाम क्या था? रामाधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बिहार में हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। राष्ट्रकवि के रूप में समादत्त और लोकप्रिय रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन संघर्षमय रहा, जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चल गंगा घाट जाना होता था, फिर गंगा के पार उत्तर पैदल चलना पड़ता था। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास करने के बाद आजीविका के लिए पहले अध्यापक बने, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बनकर गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, जहां 2 कार्यकालों तक उन्होंने संसद सदस्य के रूप में योगदान किया। इसके उपरांत वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त किए गए और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर पुनः दिल्ली बुला लिया। ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर की काव्य यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के दिनों से हुई, जब उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की। 1928 में प्रकाशित बारदोली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह था। उन्होंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों की रचना की। मुक्तक काव्य में कुछ गीति काव्य भी हैं। कविताओं के अलावा उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि के रूप में विपुल गद्य लेखन भी किया। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि उन्हें राज्यसभा के लिए कब चुन लिया गया था, ये बन सकता है। उनका जन्म कब हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है, उनका निधन कब हुआ है, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था और कहाँ से उन्होंने शिक्षा हासिल की है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं, मुक्तक काव्य में रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, धूपछां, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, हारे को हरि नाम सहित 2 दर्जन से अधिक इनका संग्रह था और मुक्तक काव्य में। और प्रबंध काव्य इनका जो था वो कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1951, उर्वशी, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये तीनों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनके सन जो है वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। उर्वशी जो है वो उनकी 1961 की रचना है। इनका गद्य में जो इन्होंने रचनाएं की वो
मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, वेणुवन, शुद्ध कविता की खोज है, राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, विवाह की मुसीबतें सहित 2 दर्जन से अधिक कृतियां इन्होंने गद्य में भी लिखी है। इसके बाद रामाधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको कितने पुरस्कार मिले ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जो भी जारी किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत एक निबंध, अब जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उसका सारांश हम देखेंगे कि इन्होंने भारत एक निबंध जो रचना की है उसमें क्या दिया हुआ है। भारत मेरा देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रायद्वीप है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सागर और दक्षिण में भारतीय महासागर जैसे 3 महासागरों से घिरा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम है। भारतीय झंडे में 3 रंग हैं। केसरिया का मतलब शुद्धता, सबसे ऊपर सफेद अर्थात शांति, बीच में जो अशोक चक्र है और हरा रंग का अर्थ है उर्वरता। सबसे नीचे अशोक चक्र में बराबर भागों में 24 तीलियां हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये भी याद रखिएगा आप कि हमारे भारत के जो राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है और राष्ट्रीय खेल क्या है। पशु पक्षी जो भी मैंने बताया है ये सारी चीजें भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर विविधता में एकता दिखाई देती है। इसी वजह से भारत में विविधता में एकता का ये आम कथन प्रसिद्ध है। इसे आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमि भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और यहूदी एक साथ रहते हैं। ये देश अपने कृषि और खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन समय से ही इसका आधार रही है। ये अपने पैदा किए हुए अनाज और फल इस्तेमाल करता है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन का स्वर्ग है क्योंकि पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये स्मारकों, मकबरों, चर्चों, ऐतिहासिक इमारतों, मंदिर, संग्रहालयों, रमणीय दृश्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वास्तुशिल्प की जगह आदि इसके राजस्व का जरिया है। ये वो जगह है जहाँ ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला, ऊटी, नीलगिरी, कश्मीर, खजुराहो, अजंता और एलोरा की गुफाएं आदि आश्चर्य मौजूद हैं। ये एक महान नदियों, पहाड़ों, घाटियों, झील और महासागरों का देश है जो गन्ना, कपास, जूट, चावल, गेहूं, दाल आदि फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा देश है जहां महान नेता शिवाजी, गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर आदि महान वैज्ञानिकों, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर नार्लिकर आदि और महान समाज सुधारकों P.N. शेषन, पदुरंगा शास्त्री, अलवले आदि ने जन्म लिया। ये एक ऐसा देश है जहां शांति और एकता के साथ विविधता मौजूद है। अब हम इसके कुछ सही विकल्प देखेंगे। तो प्रस्तुत पाठ किस विधा में लिखा गया है? यहाँ पर 3 ऑप्शन बताए गए हैं, कथा विधा,
व्यंग्य विधा और निबंध विधा। तो ये रामाधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया गद्य का निबंध विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगला विकल्प देखेंगे हम। लेखक ने भाषा भेद पर सफलता प्राप्त करने के लिए किस भाषा का प्रचार करने की सलाह दी है? तो लेखक ने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, संस्कृत की, हिंदी की, उर्दू की। तो लेखक ने हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए सलाह दी है। आपको एक बात और बता दूं, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी के बारे में लेखक क्या कहता है? जरा मुश्किल होती है, सहज होती है, सुविधा अनुसार होती है। तो पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी जो होती है वो क्या होती है? मुश्किल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सही ऑप्शन आएगा जरा मुश्किल होती है। अगला विकल्प है आपका, भारत में के उस स्थान का नाम बताइए जहां वर्षा या तो नाम मात्र होती है या होती ही नहीं है। तो इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चेरापूंजी में, थार की मरुभूमि में और गिर में। तो इसका सही उत्तर आएगा थार की मरुभूमि में। इसके बाद अगला विकल्प आता है आपका, भारतीय इतिहास में राजपूत और मराठे क्यों सुप्रसिद्ध हुए? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वीरता के कारण, विचित्र वेशभूषा के कारण, परिश्रमी स्वभाव के कारण। तो राजपूत जो हैं वो अपनी वीरता के कारण जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा वीरता के कारण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आगे का वीडियो है आज का हमारा, इसमें आपकी सेकेंड यूनिट का आखिरी वाला टॉपिक है, टॉपिक 4, आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन। तो इसमें हम आदि गुरु शंकराचार्य जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो 788 ईस्वी 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में हुआ था। केरल की पुण्य भूमि पर एक से एक महान मनीषियों, संतों, तपस्वियों ने जन्म लेकर मानव मात्र को सज्जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। वेदोक्त सनातन शाश्वत जीवन दर्शन एवं धर्म के आचार्यों में भगवान श्री आदि शंकराचार्य का स्थान निश्चित रूप से सर्वोपरि है। उनके द्वारा प्रदत्त उदार जीवन दर्शन एवं उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से विविध विघटित संप्रदायों को सत्य के एक सूत्र में पिरोया गया था। शंकराचार्य जी को हम भगवान के अवतार की तरह इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि जो महान कार्य उन्होंने अत्यंत अल्पायु में किए वो एक साधारण मानव के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। ये अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिक भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों मतलब मठ की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा जो आज भी मौजूद हैं। आदि शंकराचार्य वेदों के परम विद्वान थे, प्रखर भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने सनातन धर्म की अपने ज्ञान से तत्कालीन समय में ही रक्षा नहीं की, वरन सनातन धर्म और वेदों का अस्तित्व और प्रतिष्ठा अनंत काल तक बनाए रखने की दृष्टि के साथ अपने जीवन काल में ही जगह जगह घूमकर वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। इस उद्देश्य से उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 धाम, 4 पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और अखाड़ों की स्थापना की। इनके व्यापक प्रभाव से बाद में अनेक संप्रदाय और पंथ स्थापित हुए। उनके द्वारा इन सब देव स्थानों और धर्मों पीठों के स्थानों का चयन उनकी अद्वैत दूरदर्शिता का प्रमाण है। जहां बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग
हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में है, वहीं शेष सागर के तटों पर अन्य 3 दिशाओं में है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने पूरे देश को सदियों पूर्व ही एक धर्म सूत्र में बांध दिया था, जो आज भी कायम है। आदि शंकराचार्य की विद्वानता के कारण ही कहा जाता है कि उनकी जीभ पर माता सरस्वती का वास था। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष के संपूर्ण जीवन काल में ही आदि शंकराचार्य ने अनेक महान धर्म ग्रंथ रच दिए, जो उनकी अलौकिक प्रतिभा को साबित करते हैं। आदि शंकराचार्य कर्मयोगी, वेदों के प्रति गहन विचारशीलता, ईश्वरीय प्रेम, त्याग, पांडित्य से भरे अद्भुत गुणों की मूर्ति थे। आदि शंकराचार्य ने प्रखर ज्ञान और बुद्धि बल से ही 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्ष की उम्र में हिंदू धर्म शास्त्रों की गूढ़ता में दक्ष बने और 16 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रच दिया। यही कारण है कि आज हर सनातन धर्मावलंबी आदि शंकराचार्य को स्मरण कर स्वयं को धन्य मानता है, साथ ही उनके द्वारा स्थापित वैदिक धर्म का अनुसरण और पालन करते हैं। आदि शंकराचार्य ने वेदांत के सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को एक दिशा दी। उन्होंने ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवों का मोक्ष ब्रह्म से ही संभव है जैसे सिद्धांतों को अपनाया है। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता के उपदेशों को भी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि भगवद गीता में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आदि शंकराचार्य के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित इसमें इस टॉपिक में पूरा शंकराचार्य जी के बारे में दिया हुआ है, जीवन व दर्शन। अब उससे संबंधित हम सही विकल्प देखेंगे। आदि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो आदि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवों का मोक्ष अध्यात्म से होता है, भगवान एक है, परंपरा अनेक है, संसार में अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आएगा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अगला देखेंगे हम इसका दूसरा, आदि शंकराचार्य ने किस पुस्तक के उपदेशों को महत्वपूर्ण माना था? तो हमने परिचय में पढ़ा था, इन्होंने किसका अनुसरण किया था? भगवद गीता का। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, उपनिषद। तो सही इसका उत्तर आएगा भगवद गीता। तीसरा है, आदि शंकराचार्य के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? धन, सुख और शांति, यश और सम्मान, सफलता। तो इसका सही उत्तर आएगा सुख और शांति। चौथा है इसका, आदि शंकराचार्य की जन्म तिथि कब है? 8 अप्रैल 788 ईसा पूर्व, 12 मई 788 ईसा पूर्व, 8 मई 788 ईसा पूर्व, 12 अप्रैल 788 ईसा पूर्व। तो इसमें दो ऑप्शन जो है वो इसमें सिर्फ महीने का अंतर है, 8 अप्रैल और 8 मई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 मई नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 8 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 8 अप्रैल 788 ईसा पूर्व। अगला है इसका क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य की पहली मठ कहाँ स्थापित की गई थी? पुरी में, रामेश्वरम में, कांचीपुरम में या उज्जैन में? तो इसका सही आंसर आएगा कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने किस मंत्र को लेकर अपनी विदेश यात्रा की थी? तो इसके 4 ऑप्शन है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सूर्य मंत्र, ओम मंत्र। तो इसका सही उत्तर आएगा गायत्री मंत्र। आदि शंकराचार्य ने किस वेदांती ग्रंथ का टीका लिखा था?
चार विकल्प दिए हुए हैं, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो इसका सही आंसर आएगा बृहदारण्यकोपनिषद। आठवां है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार मठों के नाम क्या है? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्व मठ, पश्चिम मठ, उत्तर मठ, दक्षिण मठ। गंगा मठ, यमुना मठ, सरस्वती मठ, नर्मदा मठ। अगला है ज्ञान मठ, भक्ति मठ, कर्म मठ, राजमठ। और इसके आगे का क्या है? आर्य मठ, आर्य मठ, समाज मठ, समर्पण मठ, उद्देश्य मठ। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? पूर्व मठ, पश्चिम मठ और उत्तर मठ, दक्षिण मठ। अगला है इसका, आदि शंकराचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गंध वाली बीमारी से, अपने शिष्यों के हाथों से, एक घोड़े की दौड़ में, वंदना करते हुए। तो इसका सही उत्तर आएगा अपने शिष्यों के हाथों वो मारे गए थे। आखिरी विकल्प है आपका 10वां, आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के किस शहर में हुआ था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिवेंद्रम, कोट्टायम, कोलम, कोच्चि। तो ये शहर का अगर पूछा जाता है तो आप त्रिवेंद्रम लिखेंगे और गांव का पूछा जाता है तो आप कालड़ी लिखेंगे। ठीक है, ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव थे, ये मैंने आपको बताए। इसके और भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जो देखेंगे, आपका जो 3 यूनिट है, तीनों यूनिट जो मैंने आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज बताई है, उनके पूरे विकल्प ऑल ओवर, मतलब जितने भी 3 यूनिट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनके सबके सारों के विकल्प हैं। लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन में नहीं बताया है, इसमें केवल एक आंसर बताया है। लेकिन आपको पैटर्न जो है वो आएगा 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हम इसके ऑल ओवर जितने भी टॉपिक है सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, शतरंज के खिलाड़ी की विधा क्या है? तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके बाद अगला आपका आता है, शतरंज के खिलाड़ी के कहानीकार कौन हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तीसरा आपका आता है, पब्लिसिटी का अभिप्राय है। तो पब्लिसिटी यानी होता है प्रचार और प्रसार करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रचार और प्रसार। जीप पर सवार इल्लियाँ किन्हें कहा गया है? तो इसमें उपयुक्त सभी जितने भी बताए हैं उसमें आपको मैंने टॉपिक में समझाया है। तो उसमें जितने भी ऑप्शन बताए हैं उतने सब जो हैं वो इसमें आएंगे, उपयुक्त सभी। रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान के पराक्रम का वर्णन है? तो हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन सुंदरकांड में दिया गया है। इसका आंसर आएगा सुंदरकांड। राम कथा का मूल आधार है? तो राम कथा का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। मैथिली शरण गुप्त किस भाषा में रचना करते थे? मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करते थे। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा मातृभूमि कविता द्विवेदी युग की मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें है 22 भाषाओं को दिया गया है। दिनकर का अर्थ है? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सूर्य होता है। आदि शंकराचार्य यहाँ पर के आएगा, आदि शंकराचार्य के गुरु थे आचार्य गोविंद भगवत पाद। आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? तो इसमें 4 मठों की स्थापना की है। रत्नाकर का समानार्थी शब्द है, रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द है समुद्र। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। रामचरितमानस में कितने भाग हैं? रामचरितमानस में 7 भाग है, 7 सर्ग होते हैं, इनको सर्ग भी कहा जाता है। रामाधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? रामाधारी सिंह दिनकर
प्रगतिवादी युग के कवि हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से लागू हुई? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 29 जून 2020 से लागू हुई है। इसके बाद है शंकराचार्य जी की माता का नाम तो इनकी माता का नाम है विशिष्टा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। पर्यायवाची और समानार्थी एक ही होते हैं। वस्त्र का पर्यायवाची है कपड़ा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए उचित शब्द प्रयोग होगा। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो मतलब जिसकी कल्पना नहीं की गई हो, तो ये इसका आंसर होगा अकल्पनीय। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो नीरद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होगा विग्रह। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो महेंद्र शब्द में दीर्घ संधि है। नयन का संधि विच्छेद है तो ने धन अन, मतलब नयन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के 3 भेद हैं। किस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा का क्या नाम है? संविधान के अनुसार राजभाषा का नाम क्या है? हिंदी। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है भाषा। शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है। तो राजकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? राजभाषा। रामायण को किस काव्य के रूप में रखा गया है? रामायण को महाकाव्य के रूप में रखा गया है। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी? राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। भारतीय भाषाओं में किस पर विचार करना है? श्री राम पर। ईला का अर्थ है अन्न की देवी। प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी? तो इनको महादेवी वर्मा ने दी थी। मीर और मिर्जा को किस चीज की लत लग गई थी? शतरंज खेलने की लत लग गई थी। गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान था चिरगांव, उत्तर प्रदेश। भक्षक का विलोम शब्द रक्षक है। अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ है। चाय शब्द मतलब किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। इसके बाद कब्र में पांव लटकाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब ये कि बहुत बूढ़ा होना। ट्रेन शब्द किस भाषा का है? तो ट्रेन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये मैंने आप लोगों को पूरे टॉपिक से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आपको जो पेपर आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से चूज करना होगा सही ऑप्शन। अब ये आप सब देख लीजिएगा, जो टॉपिक में बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं कुछ और कुछ ये हैं। थैंक यू।